ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से बात हो रही है, उनकी शख्सियत के हवाले से बात हो रही है, उनके जो फैसले हैं उनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी 40% पॉपुलैरिटी बताई जा रही थी, लेकिन रवां हफ्ते में वो पॉपुलैरिटी मज़ीद कम होकर 30 से 35% रह गई है। यानी अमेरिका में भी मुखालफत की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के जितने भी इकदाम हैं जंग को लेकर किए जा रहे हैं। एक जानिब आप मुसलसल मुसालहत की बात कर रहे हैं, आप जंग बंदी की बात कर रहे हैं कि 5 रोज़ के लिए जंग बंदी है, लेकिन दूसरी जानिब आपने मुसलसल जंग लागू भी की हुई है। ज़मीनी अफवाज आप ईरान के आसपास तैयार कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में किस तरह से जंग बंदी होगी, कौन कौन से पॉइंट्स को माना जाएगा, कौन सालिसी का पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा तो कर रहा है, लेकिन दोनों फरीकैन को एक टेबल पर किस तरह से लाया जाएगा, बात कर लेते हैं। जी शाहजाद फरूकी साहब, आपकी तरफ से आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे कि अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ है, उनकी गारंटी कौन देगा? और किस तरह से ये कहा जा सकता है कि जैसे लास्ट टाइम भी मुज़ाकरात की टेबल पर आकर प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल की जानिब से ईरान पर जंग लगा दी गई और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी कैसे मिलेगी सर उनको? देखिए, बात यह है कि गारंटी हमेशा ताकतवर आदमी दिया करता है, ताकतवर फरीक दिया करता है। और गारंटी उसी की मानी जाएगी जो अमेरिका का कुछ बिगाड़ सकता होगा। अगर कोई ऐसी मुल्क की तरफ से ये सारी बंदोबस्त होता है तो जिसका जोर नहीं चलता अमेरिका पर या ट्रंप पर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी गारंटी का तो कोई मतलब नहीं है। तो गारंटी तो वही दे सकता है जिसके पास ये ताकत है कि वो अमेरिका को मजबूर कर सके। सही। अब दो और ऐसी ताकतें हैं इस वक्त दुनिया में, रूस और चीन। सर वो रूस अभी खामोश क्यों है? बेसिकली रूस जो है वो अभी बेसिकली अपनी खोई हुई ताकत और अपनी उस अजमत रफ्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसका वो कभी मालिक हुआ करता था। सही। हाँ, चीन का मामला कुछ और है। चीन के पास एक तो मुआशी ताकत है, अमेरिका उसका मकरूज है, सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं उसमें चाइना का खासा बड़ा हिस्सा है, और अगर चाइनीज अपना सारा माल जो है वो अमेरिका से निकालने का ऐलान कर दें तो अमेरिका तो वैसे ही दिवालियेपन की नहज पर पहुंच चुका हुआ है। तो ऐसे में अगर चाइना की तरफ से ऐसा कोई इकदाम सामने आता है तो वो अमेरिकी मईशत को आप समझ लीजिए कि इन्हदाम का बायस बन जाएगा। सही। रशिया भी एक लिहाज से ताकत तो रखता है और वहाँ के लोगों के कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स के पैसे हैं, उस तरह से नहीं है। तो इस मामले में चाइना का बड़ा रोल होगा। और अगर आप चाइना के साथ कोई बात करेंगे तो ये इतनी समझ तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी होगी कि अगर किसी एग्रीमेंट पर चाइना के साथ बैठ रहे हैं, रशिया के साथ बैठ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बैठ रहे हैं, तो उससे फिर पीछे हटने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दूसरा जो ट्रंप साहब का अनप्रडिक्टेबल होना है, ये समझिए कि ये दो धारी तलवार है। जैसे अभी आप इसके बारे में एतमाद से नहीं कह सकते कि वो जंगबंदी पर रजामंद होकर क्या करेंगे, तो ऐसे ही वो अचानक किसी वक्त जंगबंदी पर आमादा भी हो सकते हैं। सही। चूंकि वो अनप्रडिक्टेबल हैं तो वो हैरान करने की सलाहियत दोनों तरफ से रखते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के लोअर ग्राफ पर हैं और उनका ये जो डाउन ट्रेंड है वो अभी चल रहा है, अभी जी। ये खत्म नहीं हुआ। जूं जूं खुदा न खास्ता अभी चूंकि कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से कोई अप्रूवल देने का प्लान किया है और इस पर बात हो रही है। कुछ लोग इसकी कुछ काम जो है, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ट्रंप ने अपना माइंड बनाया कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए कंट्रोल हासिल करेंगे। मेरा ख्याल है ये उससे बड़ा डिजास्टर होगा जो अभी तक वो कर चुके हुए हैं। और जिस तरह से माजी गवाह है कि वियतनाम में जिस तरह की उनको सुबगी हुई थी और उसके बाद अफगानिस्तान दूसरा जी। मुआज रहा, तो वो ट्रंप को अगर अपना नाकाम सदूर की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है तो भले शौक से इस तरह का काम करे। लेकिन ईरान ना तो वियतनाम है और ना अफगानिस्तान है, दो बातें मैं अक्सर कहा करता हूँ और वो बड़ी समझने वाली बातें हैं। ईरान जो है वो कोई ऐसा कोई मुल्क या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कोई कल बन गई या 100 साल में बन गई या 200 साल में बन गई। उनकी 2500-3000 साल की तारीख है और उनको अपनी रिवायात और सकाफत के साथ मोहब्बत भी है और उस पर फख्र भी है। तो जब आप दुनिया में एक पूरी आप समझिए कि सल्तनत चलाते रहे, यानी
जो पर्शियन एम्पायर है उसका हम्म। जिक्र आपने सुना है, जी। आपने ऑटोमन एम्पायर का जिक्र सुना है, आपने जो है रोमन एम्पायर का हम्म। जिक्र सुना है। तो यही तीन तो मशहूर तरीन जो सल्तनतें हुआ करती थी माजी में, और जिनका ताल्लुक जो है वो कबले मसीह से है। बिल्कुल। तो ऐसी कौम को अगर आप समझते हैं कि आप उनको झुका लेंगे या उनको अपनी शराइत पर, देखिए दुनियादारी का तकाजा ये है कि कुछ ना कुछ ईरान को मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन अगर अगर कोई ये समझता है कि वो ईरान को झुका लेगा, ईरान अपना सर कटवा देगा, वो सारे मर जाएंगे लेकिन वो इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, चूंकि उनके पास एक फतवा मौजूद है ईरान के पास उनके साथ अपने रहनुमा का, जिसमें एटमी हथियार हासिल ना करने की बात की गई है, तो ये यकीन दहानी ईरान कर सकता है और ईरान की ये गारंटी कोई दे भी सकता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो अभी ईरान के साथ हो रहा है, ऐसे में ईरानी सोचते तो जरूर होंगे कि हमें इससे बेहतर था कि हम ये जो सलाहियत है ये हासिल कर ही लेते, क्योंकि अगर हमने ये सलाहियत हम्म। हासिल की होती तो शायद हमारे साथ इस तरह की ज्यादती ना होती। बिल्कुल ना तो हुई ये होती। एक तरह से दोनों चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे बातचीत के जरिए आपको मामले का हल निकालना है, और यही आपकी सफारतकारी का कमाल है। और जैसे आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में कहा था कि जंगें जो भी हैं उनका इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे हुआ करता है, तो मुज़ाकरात की मेज ही इसका फैसला करेगी। और इस अब ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को सोचना होगा, देखना होगा, क्योंकि एक दबदबा, एक एक टैका जो है दुनिया पे उनका अब भी है कि वो बिल्कुल। जी सुपर पावर हैं। हम्म। अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई मिस एडवेंचर किया और आपकी उस सुपरमेसी का कोई भरम खुल गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बनी हुई है, चाइना ने पैसे निकाल लिए, बाकी तरफ से भी प्रेशर पड़ गया, तो मुश्किल हो जाएगी। तो खुद अमेरिका के अंदर लोग निकले हुए हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के करीब है। अगर वहां पे किसी तरह सा कोई रिजल्ट जो है वो मुखालिफ आते हैं और उसके बाद इम्पीचमेंट की तरफ बात जाती है, तो ट्रंप के लिए भी सोचने के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन खैर वो अभी दूर की बात है। सही। मेरे नजदीक इस प्रोसेस को अगर टाइम दिया जाए तो इससे इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता निकल सकता है। शर्त वही है कि अगर फ्री कैन जो है वो खलूस नीयत और नेक नीति के साथ इस मामले को आगे चलाएंगे, तो ये चीज जरूर जो है किसी हल की तरफ निकलेगी। ठीक है जावेद बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि सुपर पावर की इस वक्त बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है। सुपर पावर मानेगा पाकिस्तान की बात, या फिर पाकिस्तान इतना स्ट्रांग मुल्क है? जिस तरह से रशिया और चाइना की भी बात हो रही थी कि वो कहाँ पर हैं, अगर उनकी जानिब से कोई कोशिश की जाए तो फिर भी दोनों ममालिक पर कुछ प्रेशर डाल के कुछ मामला सेटल डाउन करवाया जा सकता है। और दूसरी जानिब ज़मीनी अफवाज की बात हो रही है। अलबत्ता कि ये मामला जो है वो सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद, उनकी इजाज़त के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, प्लानिंग शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें सर किस तरफ जा रही हैं? जो अमेरिका मुज़ाकरात करना चाह रहा है और पाकिस्तान उसमें सालिस है, कुलीदी किरदार अदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका फंसा हुआ है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए हैं। इसलिए वो टेबल टॉक पे आ रहे हैं, मुज़ाकरात पे आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों और कोई रास्ता निकले, कोई फेस सेविंग हो। कि जो उन्होंने कहा कि मैंने रजीम जो है वो चेंज कर दी, मैंने तबाही फेर दी, बैरिया जो है उनकी ख़त्म कर दी, उनकी बर्री अफवाज के लीडरशिप जो है वो ख़त्म कर दी, उनके सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद कर दिया। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उस बैरिया के बकौल अगर डोनाल्ड ट्रंप के, अगर वो ईरान की बैरिया ख़त्म हो गई है, अगर उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, अगर उनकी रजीम चेंज हो गई है, तो इवन देन ईरान खड़ा हुआ है, ईरान लड़ रहा है और ईरान मुज़ाहमत कर रहा है। ईरान आज भी जो है जो अमरीकी तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहा है। ईरान आज भी जो है वो तल अवीव में तबाही जो है मचा रहा है, उनके मिसाइल, उनके ड्रोन जो है वहाँ पर उन्हें हिट कर रहे हैं। तो अमरीकी प्रेसिडेंट जैसे कहा जा रहा है ना कि उनका पता नहीं है कि वो कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कब क्या फैसला कर दें, किसके बारे में क्या जो है वो फैसला करें। तो जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं उस वक्त तक जो है वो उनको जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं जा सके। तो अब सूरत जो है वो ये बन चुकी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ मशरिक़ वस्ता में आके फंस चुके हैं। सही। उनके जो बहरी बेड़े हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। तो
تب وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی جو فوجی کارروائی کرنے کی اور زمینی فوج بھیجنے کی اور حملہ کرنے کی, تو اگر ایران جو ہے وہ فضا میں مقابلہ کر رہا ہے, اگر ایران سمندر میں مقابلہ کر رہا ہے, تو اس کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کی فورسز ہیں ان کو اگر ملایا جائے اور جو ان کے والنٹیئرز ہیں ان کو ملایا جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ بنتی ہے. اور اگر یہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ صرف ایران کے فوجی ہی جو ہے وہ مارے جائیں گے, امریکی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, امریکی فوجی بھی مارے جائیں گے. تو بالکل لہذا میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی اسی طرح کہ وہ کوئی زمینی کارروائی کریں. اگر وہ کریں گے تو پھنس جائیں گے. اگر وہ خار جزیرہ پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اتنے بم برساؤں گا کہ وہ ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اور میں اس پہ قبضہ کر لوں گا, اگر فرض کریں اگر وہ قبضہ کر بھی لیتا ہے تو کیا وہ قبضہ برقرار رکھ سکے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ جنگ جیت کے یا تباہی پھیلا کے کسی زمین پر کسی کے ٹکڑے پر جزیرے پر قبضہ کرنا تو چلیں مان لیا, لیکن کیا اس کو برقرار رکھا جا سکے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بریڈ صاحب موجود ہیں, ایسی چیزوں کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کجا اس کے کہ اس پورے خطے میں جو ہے وہ کوئی بھی دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. کوئی بھی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے جو برادر اسلامی ملک ہے اس کے خلاف جائے, اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو. تو ایسی صورتحال میں یہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں. اسی لیے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کبھی ہمارے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, کبھی ہمارے نائب وزیر اعظم کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے نکلیں. وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ نہیں, کیونکہ امریکہ میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, اسرائیل میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. تو پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, نیتن یاہو کو بھی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑا جو ہے وہ فتح یاب ہو چکے ہیں, قطر نہیں. جس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے, اس صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھے. ان کا جو مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ورزویلا کے پریزیڈنٹ کے پیلس میں گھس کے اس کو گرفتار کر لیا اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. تو 2-3 روز میں جو ہے وہ ساری رجیم کو جو ہے ساری لیڈرشپ کو جو ہے وہ شہید کریں گے, اور اس کے بعد جو رجیم چینج ہو جائے گی اور اللہ خیر صلاح. لیکن ان کی تمام تر لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہونے کے باوجود, ان کے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود, اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ چینج ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کمانڈ سنبھالی ہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے کام سنبھالے ہیں. یہ بڑی حیران کن ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی جگہ کوئی فوج کا کمانڈر چینج ہوتا ہے یا کسی ادارے کا سربراہ بھی چینج ہوتا ہے تو نیا سربراہ جو ہے وہ اپنے کام شروع کرنے میں, اپنی بریفنگ میں, اپنی چیزوں میں وقت لیتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ اور بڑی حیران کن ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی, آپ کے سپریم لیڈر جو ہے وہ ختم ہو گئے, لیکن اس کے باوجود جو بالکل بلوچ صاحب بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ کہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی آپ نے ان کو شہید کر دیا, لیکن اس کے باوجود ایران کی جانب سے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا گیا, جس طرح سے جذبہ ایمانی دکھایا گیا, وہ دیکھنے کے قابل ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف سے آنا چاہوں گی, ایران پر قبضہ اور قبضے کو برقرار رکھنا, رجیم چینج امریکہ کی خواہش تھی, پھر چند روز پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے رجیم چینج کر لی ہے, اب جو وہاں پر لوگ آ گئے ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, وہ ہمارے مطلب کے لوگ ہیں. تو سر پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے مقاصد تھے ہم نے حاصل کر لیے, تو پھر ختم کریں نا. حل کیا ہے, سیٹلمنٹ کیا ہوگی, حل کیا نکلے گا سر اس معاملے کا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے 1 مہینے کی اس جنگ کے بعد؟ تو یہی ہے نا کہ اگر مقاصد پورے ہو گئے تو ودرا کر لیں. لیکن میں آپ سے جو نا اس پورے مسئلے کی حیت جو ہے وہ امریکہ کے مقاصد نہیں ہے. صحیح. اس کے پیچھے بہت بڑے صہیونی جو ریاست ہے نا, جو اسرائیل اور اسرائیل کی جو ریبیز ہیں اور جو زیونسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو مذہب اب ایران کی اسرائیل کے اندر جو قدامت پسند جوز ہیں وہ تورا کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو زیونزم پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس طرح امریکہ میں ایک لابی ہے جس کو نیو کانس کہتے ہیں, نیو کان کرسچنز,
1963 में एक मूवमेंट बनी थी। ज़ियोनिज़्म का और नियोकॉन्स का दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पावर हासिल करनी है बाय यूजिंग हार्डन्ड मीन्स, बाय वे ऑफ मिलिट्री एडवेंचर या मिलिट्री एडवेंचरिज्म। अब ये जो और वो तमाम का तमाम दहशतगर्दी सिखाता है। अब नेतन्याहू क्या चाहता है या नेतन्याहू क्या चाहता है कि ऐसा पैलेस्टाइन हो जहाँ पे कोई फ़लस्तीनी ना हो, एक सिंपल पीस ऑफ लैंड हो और उसके ऊपर हम कब्जा कर लें। और आपको याद है ट्रंप ने आते ही पहला क्या अपना प्लान दिया था पैलेस्टाइन के बारे में, उसने कहा ये तो जी बड़ी एक्सकर्शन की बड़ी अच्छी जगह है, इसको हम लेवल करेंगे और यहाँ पे होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे और सो आपने मेंटल जो फैकल्टी है, जो एक चीज की हैयत है, उसके ऊपर गौर करना है कि वो क्या हैयत अचीव हो गई है। अब ब्रिगेडियर साहब, हालांकि बावजूद सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मेरे जहन में ये भी सवाल आया है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट आप हमें बता रहे हैं, ये मजहबी जुनूनियत है, ये ज़ायनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से सर ये तो इसराइल का मामला है ना, फर्स्ट इस वक्त अमेरिका क्या है, लड़ाई इसराइल की। जी ये मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जंग बंदी भी इसराइल का मामला है। जब तक आप इसराइल को लूप में नहीं ले, अब टेड क्रूज की बात आप सुनते हैं, आप जो है अपना जो वहाँ पे जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन हाई ग्रेड जो है वो कहते हैं कि जी हमने तो इसराइल को वी हैव टू डिफेंड इसराइल एट एवरी कॉस्ट। यानी इस वक्त इस वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक इस जंग का एक मिनट का जो खर्चा है इस वक्त, जो आप एक बना वो 1.3 मिलियन डॉलर इसका खर्चा है एक मिनट का, और अभी तक कितना खर्चा हो चुका है। अभी रिसेंटली कल परसों जो ट्रम्प, जो अमेरिका ने जो यूक्रेन वॉर के लिए पैसा जमा किया था 700 to 800 मिलियन डॉलर, जो तमाम यूरोपीय ममालिक ने उनको यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए दिया था, वो उन्होंने रीरूट कर दिया है टूवर्ड्स दिस वॉर, क्योंकि 160 बिलियन डॉलर की जो एड मांगी थी पेंटागन ने, उन्होंने कहा था हमें जंग लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो रिजेक्ट हो गई थी, वो कांग्रेस में पास नहीं हुई थी। तो 700 से 800 मिलियन डॉलर उन्होंने रीरूट कर दिए फॉर दिस वॉर। सो क्या क्यों किए? टू सपोर्ट इजराइल। अब अमेरिका में सवाल ये उठ रहा है कि हम इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में इजराइल लूप में नहीं है। इजराइल में नेतन्याहू ने इससे डिटैचमेंट का ऐलान कर दिया। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि जिस वक्त तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा तो ईरान क्यों हमले रोकेगा? ईरान के ऊपर ये तो मतलब एक ख्वाब ख्याली है ना कि कोई ईरान पे कब्जा कर सकता है। ईरान जितनी फोर्स वो कह रहे हैं ना, आपको पता है अबनाए हुर्मज, स्टेट ऑफ हुर्मज के साथ जो बीच के ऊपर ज़ैग्रोस माउंटेन की एक रेंज है, आपने देखा ईरान इराक वॉर में ना इराक 1 इंच आया ना उसको आने दिया, और उसके साथ जो ये तमाम डाइवर्सिफाइड इलाका है, इट्स टोपोग्राफिकली अगर आप देखें, डेमोग्राफिकली अगर आप इजराइल को ईरान को देखेंगी तो वो तो बड़ी से बड़ी फोर्स को हजम कर सकता है अपने माउंटेन्स में, अपने टोपोग्राफी में। और उसके साथ साथ जब पासदार इनकलाब और IRGC वाले आएंगे तो ये जो 17,000 ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं कि वो कहीं बीच हेड बनाएंगे ना। अगर आपने आइलैंड पे पहुंचना है, खर्ज आइलैंड पे या लोरा पे या अबू मूसा आइलैंड पे, तो आपने कोई बीच हेड बनाना है। बीच हेड कहाँ से शुरू होगा? किसी जमीनी बेस से शुरू होगा। वो जमीनी बेस कहाँ पे होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि ये ना ट्रम्प का कोई 1988 का एक इंटरव्यू है, ये उस वक्त उसका वो इंटरव्यू चल भी रहा था पिछले दिनों, उस वक्त की इसके जहन में डिजायर है कि हम ईरान के खर्ज आइलैंड पे कब्जा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ईरानियन तेल का सेंटर है। बुनियादी स्तर पे तो सारी तेल की लड़ाई है ना, कि हम ईरान को इतना डिल्यूट कर दे, उनकी तेल की फैसिलिटीज को इतना डैमेज कर दे कि ईरान वो ज़रिए मुबादला जो कमाता है वो कमा ना सके। अब अगर वो वहाँ पे आते हैं तो रोकेगा तो नहीं उनको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेंटागन ने भी ये कहा है कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ट्रम्प उस पर लगा रहा, जिस तरह अभी खबरें आ रही, मैंने आपको आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कोट की है, जो आप उठा के पढ़ लीजिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जमीनी ऑप्शन पे गौर करते हुए 82nd एयरबोर्न डिवीजन और 32nd मरीन यूनिट के जो लोग हैं उनको भेज रहे हैं। तो अगर वो आ जाते वो तो बात की बात है, आई एम श्योर कि ईरान विल हैव एन एडवांटेज ऑन दैट और अमरीकी मारे जाएंगे। लेकिन क्या अमरीकियों ने वियतनाम में, जब वियतनामियों ने उनको मारा था, तो आपको पता है आखिरी दिनों में
امریکہ کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی جگہ نہیں تھی جب انہوں نے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب کی بلڈنگ کے اوپر پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہے. آپ تمام تجزیہ کار میرے ساتھ موجود رہے اور وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہے ویتنام کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, کہ امریکہ کو کس طرح سے وہاں پر سبکی کا سامنا رہا اور کس طرح سے امریکہ مشکل سے فیس سیونگ کرتے ہوئے وہاں سے نکلا. پھر اس کے بعد وینزویلا چند مہینے پہلے چلے جائیں, پوری دنیا کی جانب سے جو ہے وہ کوسچن مارک لگایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے وہاں کے صدر کو, اس کی اہلیہ کو اٹھا کر آپ اغوا کر کے لے گئے کسی ملک کے. اور اب یہ معاملہ ایران میں شروع ہو گیا ہے. ایران کی جانب سے جس طرح سے آگے سے ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے, یقینی طور پر اگر زمینی افواج بھی وہاں تک پہنچائی جائیں گی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور اسرائیل کی جنگ تھی جو امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے, اور اب امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے, کہ وہ جو ان کے ہڈن مقاصد ہیں, وہ چاہے وہ آئل ریزروز کے حوالے سے ہوں یا پھر قدرتی وسائل کے حوالے سے ہوں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام مہمان پروگرام میں شامل ہوئے, آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن اینڈ پہ جاتے جاتے صرف یہی کہوں گی کہ پاکستان اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. مانے نہ مانے, لیکن ایک ثالثی کا کردار, دوسرے ممالک کو اکٹھا کرنا یقینی طور پر پوری دنیا میں پاکستان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے. اور بڑا اچھا وہ ہے کہ ہماری سفارتکاری اس وقت بہترین چل رہی ہے, اور ہم اتنا بڑا جو ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ میں, تمام کی نظریں اس وقت پاکستان پر مرکوز ہے. مجھے اپنی اجازت دینی ہے, اپنا خیال رکھیے. اللہ